हेलो बच्चों, तो हम अपनी उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जो हमने पार्ट 1 किया है उसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा, दैट इज़ नॉर्मेलिटी। तो हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो उसमें हमारे पास नेक्स्ट टर्म बनती है जो वो है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute upon volume of solution into 1000। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करने हैं हमने? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमारे पास नॉर्मेलिटी है, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है। और इसके अगर हम यूनिट्स की बात करें तो इसके यूनिट्स होते हैं नॉर्मल, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। अब हम इसके लिए न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.2 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड विद 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया है, दो एसिड्स को मिक्स किया है, उनकी नॉर्मेलिटी गिवन है, उनका वॉल्यूम गिवन है। तो जो उनको मिक्स करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन बना है, उसकी नॉर्मेलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन में हम फॉर्मूला लगाएंगे N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N इंटू V। तो N1 क्या है? फर्स्ट का नॉर्मेलिटी फर्स्ट सॉल्यूशन का। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास कितना है? 0.2। उसका वॉल्यूम कितना है? 100 प्लस सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड का क्या है हमारे पास? नॉर्मेलिटी 0.1 इंटू इसका वॉल्यूम कितना है? 100 इज इक्वल टू। अब नॉर्मेलिटी हमने जो सोल्यूशन बनना है उसकी कैलकुलेट करनी है। इसका कंबाइंड वॉल्यूम कितना हो गया? 100 हमने इसका मिक्स किया है और 50 इसका मिक्स किया है, तो सोल्यूशन कितने का बन गया? 150 का। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 150 एंड 3 एन। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे हम। तो नॉर्मेलिटी आ गई 25 अपॉन 150। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.167 नॉर्मल। तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, दैट इज मोलैलिटी। ये तीन टर्म्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली मोलैलिटी, दूसरी अभी हमने डिस्कस की दैट इज नॉर्मेलिटी, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म इज मोलैलिटी। और इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जो मास है वो ग्राम्स में होता है, तो मल्टीप्लाई किससे होएगा? 1000 से। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए ऊपर सॉल्यूट के ही मोल्स आएंगे जैसे मोलैरिटी में आए थे, लेकिन नीचे क्या आएगा? सॉल्वेंट का मास। अब इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मोलल, एंड इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिफरेंस है मोलैरिटी को कैपिटल M से, और मोलैलिटी को जो यहाँ पे L है, मोलैलिटी टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो इसके लिए हम न्यूमेरिकल देखते हैं क्या गिवन है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हमने मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है, तो इथेनोइक एसिड हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, और बेंजीन हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। अब हमें इथेनोइक एसिड का मास कितना गिवन है? 2.5 ग्राम।
तो मास ऑफ सोल्यूट लिख लो, चाहे मास ऑफ इथेनोइक एसिड लिख लो, कितना है हमारे पास 2.5 ग्राम। अब इसका मोलर मास कितना होता है, इथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH, तो इसका मोलर मास होता है हमारा 60 ग्राम्स। तो ये इसका मोलर मास आ गया। 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो मास ऑफ ये क्या गिवन है, सॉल्वेंट गिवन है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया हमारा 75 ग्राम। अब मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारे पास गिवन मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट के ही निकालना है हमने, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो गिवन मास कितना है सोल्यूट का 2.5 ग्राम एंड मोलर मास कितना है इसका 60। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मोलैलिटी का जो हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऊपर किया था उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 60 अपॉन हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है 75 ग्राम्स, ग्राम्स में है इसीलिए मल्टीप्लाइड विथ 1000। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.556, सॉरी इट्स मोलर, मोलैलिटी के यूनिट्स मोलर और रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म थी मोलैलिटी। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज मोल फ्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोल फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, रेशो ही होता है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट, अब मोल्स की फ्रैक्शन है तो मोल्स की बात होगी, तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से एंड ये इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल्स। तो ये हमारे पास क्या होता है, जिसके कंपोनेंट के हमने मोल्स निकालने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो गया मोल फ्रैक्शन। अब जो मोल फ्रैक्शन है ये उसके ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, तो इसका मतलब सेम क्वांटिटीज की रेशो है, तो ये एक क्या है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, ये क्या है हमारे पास एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब इसके लिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो न्यूमेरिकल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 2.5, यहाँ पे स्मॉल m है दैट मीन्स मोलर, मोलैलिटी की बात हो रही है, एक्वस सोल्यूशन, तो हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है सोल्यूट की, इंपॉर्टेंट पॉइंट सोल्यूट की कैलकुलेट करनी है। अब 2.5 मोलर का क्या मतलब हुआ, 2.5 मोलर मीन्स 2.5 ग्राम, 2.5 moles of solute is present in 1000 ग्राम of वाटर। तो यही तो मोलैलिटी की डेफिनेशन है कि कितने सोल्यूट प्रेजेंट है कितने सॉल्वेंट में, तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो हमें मिल गए, दैट मीन्स N1 हमें मिल गया कितना 2.5 मोल्स। अब हमें N2 निकालना है, तो N2 निकालना है, N2 के लिए मास हमें पता चल गया 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का 18, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए यहाँ से 55.5 मोल्स। N1 पता चल गया, N2, अब हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है सोल्यूट का, तो ऊपर N1 आएगा नीचे N1 प्लस N2। N1 हमारा क्या था 2.5, N1 2.5 प्लस N2 क्या था 55.5, इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया 0.043। अब इसके कोई यूनिट्स नहीं होते इसीलिए ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ यूनिट्स हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब दो टर्म्स बची हैं, वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मास फ्रैक्शन
जैसे मोल फ्रैक्शन होता है वैसे ही मास फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो 100 में कैलकुलेट करते हैं, अब मिलियन की बात हो रही है तो मिलियन का क्या मतलब होता है, 10⁻⁶। तो पार्ट्स पर मिलियन अगर हमने कैलकुलेट करना है तो पार्ट्स पर मिलियन और वी कैन से ppm, इसका क्या फॉर्मूला होगा, मास ऑफ ए, जिस भी कंपोनेंट का मास निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, बस इनटू क्या आ जाएगा 10⁻⁶। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है टर्म्स, लेकिन हमने फिर भी डिस्कस कर ली। तो ये हमारा पार्ट 2 है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।